नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि हमारा टारगेट जो है वो ये है कि आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे पीसीएस की परीक्षा है, लोअर पीसीएस की परीक्षा है, बीओ की परीक्षा है, आपके लेखपाल की है, वीडियो की कोई भी परीक्षा है, उसमें हम 100% प्रश्नों को सही करें। किसके? करंट अफेयर्स के। जीएस के सही करने वो तो ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें बाकी प्रश्नों को भी करंट अफेयर्स के सही करने हैं। तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहता रहता हूं कि 2 कॉपी आप लोग लेके बैठा करिए। एक कॉपी जिसमें मैं आपको टास्क देता हूं कि भाई ये चीजें आपको करनी है घर पे, और दूसरी कॉपी में आपको पीसीएस के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को रेडी करने हैं, या आरओ आदि के लिए जो मैं एसए आदि देता रहता हूं आपको, वो कंटेंट आपको वहां पर रेडी करना होता है। राइट? तो चलिए सीधे हम लोग क्लासिक करते हैं। स्टार्टिंग नंबर 1, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइए अभी हाल ही में पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार किस शहर को राज्य की एकमात्र और अस्थायी राजधानी घोषित किया गया है। कल हमने इस पर एक अच्छा सा प्रश्न आपको कराया था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी। आप लोग से मेरी बहुत विनम्र और करवध निवेदन है कि आप लोग कमेंट प्लीज आप लोग उत्तर दिया करिए। इसके अलावा मैं सूचित कर दूं कि डेली हम लोग 4 बजे के आसपास लाइव आते हैं, तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज आदि हुआ करती है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? 4 बजे हमारे लाइव सेशन डिकोड एग्जाम पर आता है, डेली आता है। ओके, चलिए एक टॉपिक है आपके सामने, एचपीसीएल। क्या बोलते हैं इसको? एचपीसीएल बोलते हैं, है ना? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरआरएल परियोजना अभी चर्चाओं में रही है और इसमें कई सारे संशोधन, कई सारे प्रावधान इसमें किए गए और इससे देश में ऊर्जा उत्पादन को लेकर के भारत अपनी एक प्रगति अलग से कर रहा है। ठीक है? ऊर्जा उत्पादन में आप जानते होंगे भारत अपने आप को अग्रणी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज के द्वारा हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा हो, या कई अन्य विकल्प के द्वारा हो। सरकार इस पर लगातार काम करती है। आप जानते होंगे किसी भी देश की प्रगति का आधार क्या होता है? ऊर्जा होती है। अगर हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो देश हमारा प्रगति नहीं कर पाएगा। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो भी इसी संदर्भ में हाल ही में दरअसल प्रधानमंत्री की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट्स होती है, सीसीईए जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कई बार आप लोग के बारे में आप लोगों से प्रश्न यहां से बनता है। जो आर्थिक मामलों की जो ये कैबिनेट होती है, सीसीईए जिसको बोलते हैं, सीसीए ने भी हाल में एचपीसीएल, क्या एचपीसी और एल, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरआरएल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। इस परियोजना की जो प्रारंभिक लागत थी 43,129 करोड़ थी। अब इस पूरे अमाउंट को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, और इस अमाउंट को बढ़ा करके कर दिया गया है 79,459 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है। यह इसमें खास बदलाव किया गया है। दूसरा, इसके साथ ही जो है आपका ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम एचपीसीएल द्वारा एचपीसीएल बोलते हैं, तो एचपीसीएल द्वारा 8,962 करोड़ के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है अपने आप पे। और इससे प्रॉपर इस इन्वेस्टमेंट के तहत, यानी कि जो ये प्रॉपर एक जो निवेश किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसके बाद परियोजना में एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर के 19,600 करोड़ रुपए वर्तमान में हो गया है। अब ये जो परियोजना है इसका हम थोड़ा सा डिटेल्स अगर आपसे प्राप्त कर लें, इसका विवरण प्राप्त कर लें, इसकी एनालिसिस कर लें, तो दरअसल जो आपका ये एचआरआरएल है, एचआरआरएल एक 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला अत्याधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भाई बताओ ये एचआरएल जो है क्या है अपने आप पे, तो आप बता दीजिएगा। दरअसल यह रिफाइनरी राजस्थान में अवस्थित है। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा, बताओ इस रिफाइनरी की अवस्थिति कहां पर है, लोकेशन क्या है? आप कहेंगे बॉस राजस्थान के नवगठित बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित है। हालांकि स्टेट पूछेगा तो राजस्थान बताइएगा। यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का क्या है? एक संयुक्त उद्यम है। तो अब सेकंड फैक्ट भी यहीं से बन जाएगा
कि भैया बताओ ये परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है, तो आप कहेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्लस राजस्थान सरकार का एक संयुक्त क्या है, उद्यम है, अपने आप में परियोजना है, आप यूं कह सकते हैं इसको। ठीक है, संचालन निधि यहां 1 जुलाई 2026 जो है इसकी तय कर दी गई है। दूसरा, अगर हम इसके उत्पाद की बात करें, इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसका 26% से अधिक हिस्सा जो है पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए समर्पित है। जो ये रिफाइनरी है इसकी कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता कितनी है, 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है। और इसमें रिफाइनरी की वार्षिक उत्पादन रूपरेखा लिखित है। ईंधन आपके सामने यहां पर लिखा गया है। पॉलीमर उत्पाद की अगर हम बात करें तो ये पॉलीमर उत्पादों के बारे में यहां पर जानकारी लिखी गई है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दिया है। अब हम अगर हम इसके स्ट्रैटेजिक और इसके अगर हम इकोनॉमिकल इसके फायदे की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा है। सबसे बड़ी बात तो यही कि ऊर्जा उत्पादन में हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, एक बात। और ऊर्जा उत्पादन में जब हम निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो हम ऊर्जा के लिए जो हम अलग अलग देशों पर जो हम आश्रित रहते हैं, हम आश्रित नहीं रहेंगे। हमारी जो विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है ऊर्जा को प्राप्त करने में, वो क्या होगी, बचत होगी। और ऊर्जा के इस बचत में जहां एक और ऊर्जा उत्पादन में हम आत्मनिर्भर होने के साथ हम देश में प्रगति करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा को बचाने के साथ हमारा जो एक अलग जो फायदा होगा वो अलग होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली फायदा होगा और स्ट्रैटेजिक रूप में चूंकि हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होंगे तो हम डिफेंस सेक्टर में भी अपने आप को एक मजबूत औषधि के रूप में रख पाएंगे अपने आप पे। सिंपल सी बात है, राइट। चलिए, तो वही बातें यहां पे लिखी गई हैं। आयात निर्भरता में कमी हो जाएगी, यानी कि यह परिवहन, फार्मा, पेंट और पैकेजिंग उद्योग के लिए आवश्यक विशेष पेट्रोकेमिकल उत्पादों का घरेलू निर्माण करेगी, जिससे आयात में कमी होगी, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी क्या हो रही, हम अपनी फॉरेन करेंसी को उसमें खूब खर्च करते हैं, इससे दिक्कत होती है। तो जब ये रिफाइनरी अच्छे से काम करेगी तो जो आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम आयात कम करेंगे तो एक तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने ऊपर, और दूसरा हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। यह भारत को एक प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में स्थापित करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, यानी कि यह परियोजना मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मंगला कच्चे तेल का उपयोग करेगी और इसके अलावा यह पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देगी और निर्माण चरण के दौरान हजारों श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो इस रिफाइनरी से आपको देखने को मिलेंगी। अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न। प्रश्न क्या है भाई साहब? प्रश्न है कि अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL परियोजना की संशोधित लागत कितनी स्वीकृत की गई है? पहली लागत कुछ और थी, फिर इसको संशोधित करके इसको बढ़ा दिया गया था। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ना। तो क्या हो जाएगा इसकी संशोधित लागत? हमने आपको बताया था, याद करके बताइए मुझे। आसान है, मैंने बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर क्या, बी वाला। ये देखो, अच्छा, जो अलग अलग जो पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरी आदि होती हैं उनकी अवस्थिति आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी कई बार उनके स्थापना वर्ष, उनकी अवस्थिति आदि पर भी प्रश्न बनता है, तो आप इसको सारे रिफाइनरीज के बारे में एक बार आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए भाई, CAQM द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों पर पर्यावरण का मुआवजा जो है भी लगाया गया है और हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, CAQM कमीशन, क्या, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने जो है अभी दिल्ली के आसपास लगभग 300 जो किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जो कुछ अपने आप में ताप विद्युत संयंत्र हैं उन पर जुर्माना लगाने का कार्य किया है, क्योंकि वो मानकों के आधार पर अपने आप को नहीं चला रहे थे। एयर क्वालिटी में दिक्कत हो रही थी, एक तरीके से पॉल्यूशन हो रहा था, और इसी बात को लेकर के जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने जो है क्या किया है, लगभग जो है इन रिफाइनरीज पर 61.85 करोड़ रुपए का क्या किया है, पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल कंपेंसेशन बोलते हैं, यह लगाया है। यह बड़ी बात है।
इसी संदर्भ में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी होता है, वह भी पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करता है और अगर पर्यावरण को लेकर के अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस पर जो है जुर्माना लगाने का कार्य करता है। इसी तरीके से सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यह भी कुछ इसी प्रकार का कार्य करता है। तो सीपीसीबी हो गया जिसको हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है। उसी तरीके से CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने जो है अभी हाल ही में जो अलग अलग जो विद्युत संयंत्र है यानी कि जिसको थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं, इन पर जो है 61.85 लाख करोड़ रुपए का जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा क्यों लगाया है, अब आपको यही पता होना चाहिए भैया। अब ऐसे तो नहीं है कि ये जो है इसने तुरंत जुर्माना लगा दिया, इसके पीछे रीजन ना होगा। क्या रीजन है, तो इन ताप विद्युत संयंत्रों पर यानी कि जो थर्मल पावर जो ये आपके प्लांट्स हैं इन पर यह दंडात्मक कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण हुई, यानी कि जो एक तरीके से जो कानूनी प्रावधान थे उन कानूनी प्रावधानों का इन्होंने उल्लंघन किया है, उनके मानकों का प्रयोग नहीं किया है। CAQM के दिशा निर्देशों के तहत इन ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ धान के पुआल यानी कि जो पैडी होता है आपका धान का, ठीक है, पैडी स्ट्रॉ से बने न्यूनतम 5% बायोमास पैलेट या विक्रेट का सम्मिश्रण बायोमास को फायरिंग करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, जो कि इन्होंने नहीं किया। ठीक है, दूसरा 2024-25 की अवधि के लिए की गई अनुपालन समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ये 6 संयंत्र इस अनिवार्य नियम का पालन नहीं कर रहे थे भैया, और इसीलिए CAQM क्या हो गया, गुस्सा आ गया, खफा हो गया, ठोक दिया क्या इनके ऊपर जुर्माना। ठीक है ना भाई। आयोग ने इन सभी संयंत्रों को 15 अप्रैल तक निर्धारित पर्यावरण मुआवजा राशि जमा करने और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया कि बॉस भरो जुर्माना तुम। ठीक है, कंपनियां बहुत चालाक होती भाई सब, आप जानते हो कि इसी तरीके से गंदगी क्या करती है, किसमें, ग्राउंड वाटर में करती हैं लोग, उसमें वाटर पोल्यूशन में करती हैं आप लोग। जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है लोग कंपनियां क्या करती हैं कि ये बोरिंग करती हैं और बोरिंग करके सारा इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है, घटिया मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो डंप कर देती हैं। ऐसा हर इंडस्ट्री में एक जो क्या होना चाहिए, एक ETP प्लांट होना चाहिए। क्या ETP प्लांट, आप जानते होंगे ETP प्लांट, ETP इसको बोलते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, यानी कि जो भी आपका इफ्लुएंट निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको ट्रीट करके फिर कहीं पर डंप करना चाहिए। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि ETP प्लांट ये लगाती नहीं है और जो है आप क्या करती है, बोरिंग करती है, बोरिंग करके सीधे डंप कर देती है ग्राउंड वाटर। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है बड़े स्तर का, अपने हैजार्डियस सब्सटेंसेस कैसे कैसे जो अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं, केमिकल्स, बहुत खतरनाक चीजें होती, वो डंप कर दी जाती है। ये कंपनियों का हाल होता है, ये रूल है। हर कंपनी के पास अपना एक ETP प्लांट होना चाहिए, लेकिन ETP प्लांट को रखना, उसको मेंटेन करना खर्चा ज्यादा आता है, तो कंपनियां पैसा बचाने के चक्कर में ये कांड करती हैं। ठीक है, एक होता है STP प्लांट, सुना है आप लोगों ने, STP प्लांट, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो सीवेज वाटर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और जो है ट्रीटमेंट के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। कई बार उसको ड्रिंकिंग वाटर के में भी यूज करते हैं, और बाकी तो हम लोग उसको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं STP प्लांट के द्वारा। गंगा पोल्यूशन को कम करने में STP प्लांट का बड़ा योगदान है। आप जानते हो गंगा एक्शन प्लान या नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत जो है STP प्लांट की स्थापना की गई है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए बायोमास को फायरिंग क्या भाई साहब, यह और क्यों महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो बायोमास को फायरिंग उच्च दक्षता वाले बॉयलरों में जीवाश्म ईंधन के एक हिस्से के स्थान पर बायोमास जैसे कि कृषि अपशिष्ट पुआल आदि को जलाने की प्रक्रिया होती है अपने आप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। दूसरा, पराली जलाने की समस्या का समाधान, धान के पुआल का उपयोग बायोमास के पैलेट बनाने में होने से किसानों को इसे खेतों में जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसे किसान खेतों में इसको जला देते हैं, लेकिन जब हम इसका उपयोग करने लगेंगे तो ये आराम से दे देंगे इन कंपनियों को, जो उत्तर भारत में विशेष करके वायु प्रदूषण का सर्दियों में एक बड़ा कारण बनता है, पुआल वाली समस्या। चलिए, इसके अलावा कोयले के साथ बायोमास का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशंस में क्या हो जाएगी, कमी आएगी, जिससे भारत के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी अपने आप में। किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि अवशेषों की बिक्री से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, यानी कि जब इन पुआल आदि का प्रयोग ये जो है संयंत्र करेंगे तो क्या होगा,
और ये अपना पुआल आदि इन कंपनियों को बेचेंगे तो किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा अपने आप में, आर्थिक लाभ होगा, ग्रीन हाउस गैसेस में कमी होगी अपने आप में, जलवायु परिवर्तन कम होगा अपने आप में, और बड़ी समस्या जो है जो एयर क्वालिटी को लेकर के वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने। बताओ भाई, मेरा मुंह सूख जाता है बोलते बोलते भाई साहब। इसके पहले 1 घंटा क्लास और लिया मैंने, 1 घंटे की फिर से ले रहा हूं, फिर शाम को लाइव जाना होता है, बीच में फिर से एक क्लास होती है। अपने चैनल HRDS पर खुद से वहां पर लाइव जाता हूं, वहां पर क्लास लेता हूं। इंसान है भाई साहब, इसलिए पढ़ लिया करो, रिस्पेक्ट किया करो टीचर की। ठीक है, गोलगप्पे से जीवन मत बनाया करो अपना अपना। कुछ लोग का मैसेज आ रहा होगा, गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो, कब इतनी देर हो गई बताओ। गुड मॉर्निंग बाद में बोले ना लल्ला, अभी पढ़ लो यहां पे, है ना। हाँ, नहीं तो गुड मॉर्निंग वाला समय सब निकल जाएगा बॉस। ठीक है, मामला सब बिगड़ जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा भाई साहब, आहा बहुत थकान लग जाती है आप लोग चक्कर में, क्या बताया जाए। लेकिन आप लोग पढ़ने के आदी नहीं हो, है ना। मैडम जी को पढ़ाओगे, साहब जी को पढ़ाओगे, अपना नहीं पढ़ोगे, है ना। अपना भी पढ़ा, खुद भी पढ़ा करो। मम्मी पापा भाई बहन इस आश्रय में है कि लल्ला हमारा पढ़ रहा होगा और लल्ला हमारा चटिया रहा है, तो लल्ला सुधर जाइए, है ना, जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब अपने आप में। चलो, क्या पूछा है प्रश्न, पूछा है प्रश्न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा हाल ही में ताप विद्युत संयंत्रों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने का मुख्य कारण क्या था। नंबर 1 पॉइंट, जल प्रदूषण मानकों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे ये लोग, या फिर विकल्प नंबर बी है, कोयले के साथ 5% बायोमास के पलेट के मिश्रण के नियम का अनुपालन न कर रहे थे ये लोग, या संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण स्थापित करने में विफलता थी, या फिर संयंत्रों के आसपास अनिवार्य हरित पट्टी का अभाव था। क्या था बताओ। अब भी ना बताओ पाओ तो फिर क्या किया जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी ना समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, है ना, बी। इसके लिए लगाया गया जुर्माना, है ना भाई। चलो, खरीफ सीजन 2026 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, अभी इसमें कुछ दरें जो है निर्धारित की गई हैं और ये चर्चाओं में रहा है, तो ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो समिति होती है जिसको CCEA बोलते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था, इसने जो है खरीफ सीजन 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक, जिसको P&K बोलते हैं, उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS की दरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर और उनके कच्चे माल जैसे कि यूरिया, DAP, MOP और सल्फर की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को संतुलित करने के लिए किया गया, ताकि हमारे यहां पर कीमतें न बढ़ने पाए, स्थिर रहे। ठीक है, उर्वरक विभाग ने प्रस्ताव के अनुसार इन आगामी खरीफ सीजन के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग इतना करोड़ रुपए कर दिया है। ये आंका गया आंकड़ा। ठीक है, खरीफ 2025 में यह बजट जो है इतना करोड़ रुपए था और इस वर्ष इसमें लगभग 4,370 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है, ताकि फ्लक्चुएट ना हो पाए रेट अपने आप में, है ना। इस सब्सिडी का प्राथमिक उद्देश्य या लक्ष्य किसानों को कृषि इनपुट की बढ़ती लागत से बचाना है और इन्हें सस्ती और उचित दरों पर उर्वरक क्या करना है, उपलब्ध कराना है। तो ये सरकार काम करेगी, ताकि चूंकि इस समय क्या है अपने आप में आप देख पा रहे होंगे, ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, कई प्रकार की ऊर्जा को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उर्वरकों के जो दाम है वो क्या है, रेट हाई हो रहे हैं। वैश्विक जो वृद्धि हो रही है दामों में, उसको संतुलित करने के लिए सरकार ने जो है इसमें इस बार 4,000 जो है 370 करोड़ रुपए का बजट इसमें एक्स्ट्रा आवंटित किया है, ताकि हम कीमतों को क्या करें, स्थिर कर पाएं और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे किसान भाइयों को ऊपर ना पड़े, ताकि उनको महंगी दाम पर जो है खाद लेनी पड़े, ये ना होने पाए। इसलिए सरकार ने ये लगातार इस पर काम कर रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 से P&K फास्फोरस एंड पोटेशियम उर्वरकों के लिए NBS योजना का संचालन कर रही है। अभी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कब से योजना चल रही है, आप बता दीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 प्रकार के P&K यानी फास्फोरस एंड पोटेशियम जैसे कि DAP, NPK आदि सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराती है। सब्सिडी की घोषणा प्रत्येक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, और सल्फर S की प्राप्ति किलोग्राम लागत के आधार पर की जाती है।
यह योजना उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। खाद्य सुरक्षा इससे मजबूत होगी अपने आप में। आयात निर्भरता का प्रबंधन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद सब्सिडी को तर्कसंगत बनाकर के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया जाता है। यह उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को एक स्थिर मूल्य प्रदान करता है अपने आप में। तो ये इसके एक स्ट्रैटेजिक इसका बेनिफिट आपको इससे मिलेगा जो सरकार ने अभी लक्षित किया हुआ है। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न इस पर। भारत में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनएस योजना को किस वर्ष से लागू किया गया? अभी हमने आपको बताया था। क्या हो जाएगा ये देखो 1 अप्रैल 2010। तो कहां पर है? ये बी वाला ऑप्शन में है। बस हो जाएगा। कितना आसान है बताओ। देखो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आईएनएस त्रिगंध की केन्या यात्रा और भारत केन्या रक्षा सहयोग, अभी ये भी चर्चाओं में रहा है। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, है ना। क्या हो जाएगा? अच्छा, करंट में अगर पढ़ने में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। ये ना रहे कि आप ना पूछें, रह जाए कुछ की चीज, ये सब स्थिति ना होने पाए। प्लीज आप लोग फटाफट पूछ लीजिएगा इसको। चलिए, हाल ही में दरअसल जो हमारा भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का जो गाइडेड मिसाइल युद्धपोत, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएनएस त्रिगंध बोलते हैं। क्या? आईएनएस त्रिगंध। ये क्या है? आईएनएस त्रिगंध बोलते हैं। ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र जो आपका है, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन जो आता है, उसमें अपनी वर्तमान परिचालन तैनाती के तहत केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंच गया है। और ये जो इसकी यात्रा जो हो रही है आपकी आईएनएस त्रिगंध की, क्यों हो रही है, क्या इसका उद्देश्य है? ऐसे कई सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको पहले कराए हुए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत और केन्या है, भारत और केन्या के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और समुद्री सुरक्षा के सहयोग को और अधिक क्या करना है, मजबूत करना है। इसीलिए जो है ये आईएनएस त्रिगंध अभी चर्चाओं में रहा है। तो आईएनएस त्रिगंध की ये केन्या यात्रा से निश्चित तौर पर भारत और केन्या के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर इससे जो है क्या होगा, जो हमारी सी सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, उस पर भी क्या होगी, मजबूती मिलेगी हमें। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि भारत सरकार समुद्री सुरक्षा को लेकर के, समुद्री व्यापार को लेकर के लगातार काम कर रही है, चाहे वो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हो या फिर किसी अन्य योजना के माध्यम से हो। ये आईएनएस जो त्रिगंध है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। यह रणनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पश्चिमी नौसेना कमान, जो वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की केन्या यात्रा के साथ हो रही है। ठीक है। और हैंडओवर ऑफ डिफेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, यानी कि केन्याई रक्षा बलों की क्षमता निर्माण में सहायता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण अपने आप में सामग्री सौंपी गई है। 100 इसांस राइफलें और 50,000 राउंड गोला बारूद दिया गया है। चिकित्सा सहायता दी गई है। तो इससे बड़े स्तर का जो है हम बेनिफिट केन्या को दे रहे हैं ताकि दोनों पक्षों में मजबूती आए अपने आप में। ठीक है। महासागर विजन और संयुक्त अभ्यास, यह भी बड़ा चर्चाओं में रहता है। आप जानते होंगे भाई क्या है, कैसे है। तो यह समुद्री दौरा भारत सरकार के महासागर, क्या महासागर, यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, महासागर विजन के पूर्णता अनुरूप है। यह विजन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सुरक्षा और विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाने का प्रयास करता है। मोम्बासा से प्रस्थान करते समय आईएनएस त्रिगंध के केन्याई नौसेना की इकाइयों के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लेगा। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या रहेगा, दोनों नौसेनाओं के बीच में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना। तो ये जो आपका अभ्यास है, ठीक है, पैसेज अभ्यास, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी ये हुआ है, तो पैसेज अभ्यास नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक। महासागर योजना क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई महासागर जो योजना है उसका विजन क्या है, वो मैंने बता दिया। हो सकता है कि महासागर जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आप बताइए प्रश्न से क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिगंध ने किस अफ्रीकी देश के मोमांसा बंदरगाह का दौरा किया, जहां भारत ने द्विपक्षीय सहयोग के तहत उसे 100 राइफलें और एक एमआरआई मशीन सौंपी है। आपको बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उसका उत्तर क्या है, तंजानिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर केन्या। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, केन्या। डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कलपक्कम का 500 मेगावाट का जो एक ये रिएक्टर अभी चर्चाओं में है, ठीक है, रिएक्टर लीजिए यहां पर रिएक्टर। ये जो कलपक्कम का 500 मेगावाट का जो ये रिएक्टर है, ये दरअसल मिश्रित ऑक्साइड ईंधन पर क्या है, बेस्ड है। इसमें पहले चरण के रिएक्टरों से प्राप्त प्लूटोनियम 239 को विखंडनीय सामग्री के रूप में यूरेनियम 238 को फर्टाइल सामग्री तक रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसकी खास अनूठी विशेषता है इसमें कि ये जो है खपत से अधिक ईंधन पैदा करता है। जितना खपत करेगा उससे ज्यादा ईंधन पैदा करेगा। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट के अनुसार क्रिटिकल सफलता यह प्रमाणित करती है कि भारत ने बंद ईंधन चक्र क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की जटिल तकनीक पर महारत हासिल कर ली है, जो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। खपत से ज्यादा हम उत्पादन करेंगे, ये बड़ी बात है। और इसीलिए जो है ये अपने आप पे जो है क्या, ये कलपक्कम का 500 मेगावाट का रिएक्टर चर्चाओं में रहा है। कलपक्कम में उपयोग किए गए जाने वाले ईंधन के प्राथमिक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। बताइए, पढ़िए फिर बताइए। बी मतलब की वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो, पंडित रविशंकर जी की जयंती अभी हाल ही मनाई गई है, चर्चाओं में रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जन्म दरअसल 7 अप्रैल 1920 को हुआ था और उन्होंने सितार के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। और बड़ी बात है कि 1999 में इनको जो है क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया। तो ये फैक्ट सबसे ज्यादा आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव इनका बहुत बड़ा था और उन्हें वर्ष 2013 में मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो ये एक खास बात है, यानी कि 1999 में इनको दिया गया भैया भारत रत्न, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी रही कि 2013 में इनको जो है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि मरणोपरांत सम्मानित किया गया इनको। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। ये बड़ी बात है अपने आप पे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित रविशंकर जी पहले भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ साथ में वर्ष 1999 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये बड़ी ख्याति इनके नाम पर दो है। उनकी प्रसिद्धि वेस्ट मीट्स ईस्ट श्रृंखला ने विश्व संगीत की अवधारणा को मजबूती दी, जिसमें उनके और यहूदी मोनहिन के बीच हुए रचनात्मक सहयोग को आज भी एक मिसाल के रूप में हम जानते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने होते हैं, राइट। चलिए, अब इसी पर छोटा सा प्रश्न आ जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। फटाफट से आप जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए और फिर मुझे इसका उत्तर आप बताइए कि भाई इसका जो उत्तर है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई कठिन नहीं कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न क्या है कि भी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाई गई पंडित रविशंकर की जयंती और उनके संगीत योगदान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उन्हें वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी, वह ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने। तीसरा, उन्होंने पाश्चात्य संगीत के साथ भारतीय संगीत के मेल के लिए प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम श्रृंखला में सहयोग किया था। क्या हो जाएगा बताओ। सी मतलब कि सभी तीनों सही हैं। तीनों जो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तीन के तीनों क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना भाई। चलो, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की 28 वर्षीय शिक्षिका दिव्या सिंह अभी चर्चाओं में है, क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया है, दिव्या सिंह ने साइकिल से दिव्या सिंह ने शिक्षिका जो है 28 साल की, इन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच करके एक नया इतिहास जो क्या कर दिया है, रच दिया है। उन्होंने यह कठिन यात्रा केवल 14 दिनों में पूरी कर ली है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता को दर्शाती है। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला तो ही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर वह दुनिया की दूसरी महिला बन गई है। भारत की पहली महिला है और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की महिला है। तो ये बात इनका ध्यान रखिएगा। क्या है, ये उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका, दिव्या सिंह नाम है, ठीक है ना भाई। और उनकी यह सफलता भारत में साइकिल खेलों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक जो है क्या अपने आप पे उदाहरण है। 28 साल में आपको पता ही नहीं होता क्या करना है, ठीक है। 28 साल में लैपटॉप का आप एग्जाम देते हैं तो और ये जो है कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेता है ना। हमसे भी छोटी हैं, आप लोग से भी छोटी होंगी बहुत लोगों से, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, विकल्प पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा।
जल्दी से पढ़िए, फिर मुझे इसका आंसर दीजिए आप प्लीज, फटाफट जल्दी से, है ना, बिना किसी लेट के। चलो, ऑप्शन सारे बहुत अच्छे हैं। आज मैंने 7 ही प्रश्न में रखे हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, ऐसे प्रश्न में डाल देता हूं जरूर से कूट वाले, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे बहुत बनते हैं आजकल, इसमें आप खूब गलती करते हैं। और ऐसे प्रश्न तब आप कर पाते हैं जब आपको एग्जैक्टली नॉलेज होती सही, नहीं तो गलती करके खूब आते हैं आप लोग। अच्छा, दूसरा क्या रहता है, मन लगा रहता है मैडम जी में, तो क्या कीजिएगा फिर, है ना। अरे अब जैसे क्लास खत्म हो फिर जाएं, तो ये भी दिक्कत तो रहती है भाई साहब। कोई काम वाम नहीं आता, मैं बहुत बार समझाता हूं आपको। क्या जाएगा, बी, मतलब कि आपका केवल 2 इसमें क्या संयंत्र आंसर है बस, और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आज के लिए वैसे इतना ही था। बाकी आज आपके छोटा सा मैं प्रश्न का उत्तर आपसे मैं पूछूंगा, जो कि आपको बताना है कि ओजोन परत साक्षर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। भाई साहब प्लीज आप इसका मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, चलिए, बाकी आज आपके लिए प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। ये आपको उत्तर लिखना है। आप लिख करके चाहे तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर हमने यहां पर आपको दे दिया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा हमने प्रश्न दिया था। ये बहुत अच्छी श्रृंखला है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन मैं मेंस का देता हूं। अब लिखते नहीं लिखते आप जानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको देता हूं यहां पर। ये सारा आप एक बार दे लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमारे पीसीएस के और आरओ के बहुत सारे बैचेस चलते हैं। लेखपाल का बैच है, बीओ का बैच है, सारे बैचेस हैं। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, और मुझे इसका आप जो है चाहे तो इसमें एडमिशन लेकर के हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अच्छा, इनकी क्वेरी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा। हमसे बात करना होगा तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, बाकी आप 2 नंबर पर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी नंबर यहां पर भी देखो, यहां पर लिखे गए हैं सारे नंबर। ठीक है, चलिए, ओके, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इतनी देर आप लोग झेलते हैं मुझे सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह डांट भी आप लोग को लग जाती होगी मुझसे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। डांट खाना क्या अच्छी बात है अपने आप पे, है ना। डांट खाना क्या अच्छी बात है। ठीक है, तो पढ़ाई करते लिखाई करते रहिए। जो मुझसे बड़े होंगे उनके लिए कोई बात नहीं है, छोटे हैं उनको तो मैं डांट सकता हूं, है ना। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही
अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।